नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और अब वक्त है सुपरफास्ट खबरों का। अम्बेडकर नगर में पूर्व प्रधान की पुत्री को कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े असलहे के बल पर अगवा कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई जगहों पर नाकेबंदी की, सफलता नहीं मिली। अपनी 4 बहनों के साथ बाजार के लिए निकली युवती को दिन दहाड़े असलहे के बल पर वाहन में बैठाकर बदमाश भाग निकले। पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जहांगीरगंज के अल्पसंख्यक बहुल्य एक गांव के पूर्व प्रधान की 22 वर्षीय पुत्री अपनी एक सगी व 3 अन्य चचेरी बहनों के साथ गुरुवार को दोपहर में निकट के बाजार जाने के लिए घर से निकली थी। वहां गांव से थोड़ी ही दूर मुख्य सड़क पर पहुंची ही थी कि तभी सफेद रंग के चौपहिया वाहन सवार कुछ लोगों ने असलहे के बल पर सभी को बीच रास्ते में रोक लिया और युवती को जबरन खींचकर वाहन में बैठा लिया। साथ में मौजूद बहनों ने हो हल्ला मचाया, लेकिन तब तक आरोपी युवती को अगवा कर गांव की तरफ कटकर माडरमऊ बिडहर रोड होते हुए भाग निकले। मौके पर मौजूद युवती की बहन ने फोन करके अपने चाचा को घटना की सूचना दी है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है और पूछताछ कर पड़ताल शुरू कर दी है। सूचना के आधार पर जगह जगह नाकेबंदी शुरू कर दी है। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस कांड को 40 साल बीत चुके हैं, मगर फिर भी 2 से 3 दिसंबर की उस काली रात को आज तक कोई नहीं भूल सका है। यूनियन कार्बाइड के प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसे जहरीली गैस के रिसाव ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें, यूपी के अमरोहा से एक खबर आई। यहाँ के औद्योगिक नगर गजरौला में बीती रात बेस्ट क्रॉप केमिकल कंपनी के प्लांट में अचानक जहरीली गैस का रिसाव हो गया। कुछ ही देर में गैस पूरे इलाके में फैल गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। जहरीली धुंध ने वातावरण को घेर लिया, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं होने लगी। गैस रिसाव की जानकारी मिलते ही प्रदूषण बोर्ड को शिकायत भेजी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमरोहा प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। नगर पालिका के बाबू ललित कुमार को तत्काल मौके पर भेजा गया ताकि वह स्थिति की जानकारी दें और स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। गजरौला थाना चौपला चौकी मोहल्ले सुल्तान नगर हसनपुर रोड में उधार के पैसे मांगना युवक को भारी पड़ गया। उधार के पैसे मांगने पर दबंगों ने युवक पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि उधारी की रकम महज 1000 थी, जिसको युवक ने वापस मांगा, जिसके बाद दबंग उसके साथ मारपीट करने लगे और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो पीड़ित ने नजदीकी चौकी में शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गुरुवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक तेंदुए ने खेत में काम कर रही 35 साल की महिला पर हमला कर उसकी जान ले ली। जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र के भिक्कावाला गांव की है, जहां तेंदुए के अचानक हमले से गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतका की पहचान पूनम के रूप में हुई है, जो सुबह अपने खेत में काम कर रही थी। तभी झाड़ियों से अचानक एक तेंदुआ निकला और उस पर झपट पड़ा। हमला इतना तेज था कि महिला को बचने का मौका ही नहीं मिला। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की वन रेंज अधिकारी अंकिता किशोर ने बताया कि तेंदुए ने महिला की हत्या के बाद उसके कंधे से मांस भी खा लिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में तेंदुए की हलचल देखी जा रही है, लेकिन वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र के ग्राम ओहदपुर में दलित राम सच्चे व गांव के विकास विवेक आदि के बीच पानी के निकास को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद दबंगों ने युवक राम सच्चे को उसके भाई सचिन वाल्मीकि के सामने धान के खेत में गिरा कर लाठियों से जमकर पीटना शुरू कर दिया। दबंगों ने युवक की इतनी पिटाई की कि युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कस्बा के बस स्टैंड चौराहा पर गुरुवार दोपहर डग्गेमार से रोडवेज कर्मियों की कहासुनी के बाद जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मामले को शांत कराया और भीड़ को हटाकर जीटी रोड को सुचारू कराया। इस दौरान रोडवेज कर्मियों का डग्गामारों के खिलाफ गुस्सा नजर आया। कहा कि शिकायत के बाद भी डग्गेमार वाहनों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुरुवार दोपहर बस स्टैंड चौराहा के सामने प्राइवेट बस दिल्ली के लिए सवारियां भरने लगी। रोडवेज कर्मियों ने बस स्टैंड से सवारियां भरने से मना किया, जिसके बाद प्राइवेट बस चालक व रोडवेज कर्मियों में कहासुनी हो गई।
प्राइवेट बस चालक चाबी निकाल मौके से चला गया, जिसके चलते बस स्टैंड पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस कर्मचारियों को समझाया और प्राइवेट बस को धक्का लगा साइड कराया, जिसके बाद जीटी रोड सुचारू किया जा सके। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बेवर डिपो सुभाष चंद्र ने बताया कि पिछले मार्च माह से लगातार हर महीने उप संभागीय अधिकारी मैनपुरी व बेवर पुलिस को लगातार डग्गेमारी के खिलाफ पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के थाना मोहाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की हत्या कर शव को ईंटे के नीचे छिपाने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। इस जघन्य हत्याकांड में मृतक के बेटे योगेंद्र और बहू किस्लावती को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम ने इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को हरिया जंगल पुल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बांस का डंडा भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी योगेंद्र ने बताया कि उसका पिता सुकई गौंड शराब का आदी था और अक्सर जमीन बेचकर शराब पीने को लेकर परिवार में विवाद होता था। योगेंद्र ने खुलासा किया कि पिता की जमीन दोबारा बेचने की योजना से वह नाराज था। इसी गुस्से में उसने अपनी पत्नी किस्लावती के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। मंगलवार की रात सुकई गौड़ ईंट भट्टे पर सो रहे थे। योगेंद्र ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनके सिर पर बांस के डंडे से वार किया, जिससे वे नीचे गिर पड़े। इसके बाद योगेंद्र ने अपने पिता का गला दबाया, जबकि किस्लावती ने उनके पैर पकड़कर दबाए हैं। इससे सुकई की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों ने शव को घसीटकर भट्टे की ओर ले जाकर ईंट के नीचे छिपा दिया। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के श्यामीवाला इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर में सो रहे 30 वर्षीय अशोक कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। अशोक कुमार पुत्र चंद्रपाल देर रात अपने घरों में सो रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने घर में प्रवेश किया और उनकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अविवाहिता था और अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहता था। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। सूचना पर एसपी अभिषेक, एसपी सिटी संजीव वाजपेयी, नजीबाबाद और मंडावली थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिले के एसपी अभिषेक ने बताया कि मंडावली थाना क्षेत्र के श्यामीवाला गांव में 30 वर्षीय युवक की हत्या की सूचना मिली थी। पिता की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटनास्थल से एक धारदार हथियार भी बरामद हुआ है, जिससे हत्या की गई है। पुलिस युवक के परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है। एसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। और अब खबर इजराइल से सामने आ रही है, जहां इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। जंग के बीच इजराइल ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। ये फैसला शुक्रवार को सामने आया है। गुरुवार को शुरू हुई और रात तक बैठक चली है। बैठक से पहले नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल पूरे क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण हासिल करने और इसे हमास विरोधी मित्र अरब बलों को सौंपने की योजना बना रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग में पहले ही हजारों लोग मारे जा चुके हैं। गाजा को एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है और यहाँ लोगों का बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। इन सबके बीच गाजा में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। आज ये गाजा के उन गिने चुने इलाकों में से है जिससे इजरायली बफर जोन नहीं बनाया गया है और ना ही वहां से लोगों को निकालने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच यहाँ यह भी बता दें कि हाल ही में इजराइल ने बंधकों को रिहा किए जाने की मांग की थी। एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक बंधक अवतार डेविड को अपनी ही कब्र खोदते हुए दिखाया गया। बंधक का ये वीडियो सामने आने के बाद इजराइल भड़क गया है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा था कि हमास ने बंधक बनाए गए लोगों को भूखा रखा है, जबकि आतंकवादी मांस, मछली और सब्जियां खा रहे हैं। सार ने यह दावा भी किया कि इजराइल गाजा में भारी मात्रा में सहायता सामग्री पहुंचने दे रहा है, लेकिन हमास खाद्य सामग्री को लूट रहा है और उन्हें बेचकर पैसे कमा रहा है। पाकिस्तान की जेल में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के स्वतंत्रता दिवस पर एक और बड़ा
बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि वे कभी भी लुटेरों और मूर्खों के गठबंधन के सामने नहीं झुकेंगे। उनका इशारा स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर था। 72 वर्षीय इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को फ्री इमरान खान मूवमेंट के तहत देशव्यापी प्रदर्शन किया था। इस दौरान पार्टी के 1000 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ ही इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को एक भ्रष्टाचार मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद लाहौर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। तब से उन्हें कई अन्य मामलों में सजा होने के कारण जेल में ही रखा गया है। खान ने गुरुवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक संदेश साझा करते हुए कहा, हमारा अगला निर्णायक कृष्ण 14 अगस्त को होगा। वह दिन जब हमारे पूर्वजों ने इस भूमि को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया था, लेकिन अभी हमें सच्ची आज़ादी हासिल करनी है। जब तक संविधान और कानून का शासन बहाल नहीं होता, तब तक हम खुद को आज़ाद राष्ट्र नहीं कह सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप सरकार ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। इस तरह अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने अमेरिका के इस कदम को व्यापारिक नियमों का दुरुपयोग बताया है। उन्होंने कहा है कि चीन हमेशा से ही टैरिफ के दुरुपयोग का विरोध करता आया है और इस पर हमारा रुख स्पष्ट और स्थायी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने का ऐलान करते हुए कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदने के मामले में चीन के बहुत करीब है। ऐसे में अमेरिका इससे निपटने के लिए सेकेंडरी प्रतिबंधों की ओर आगे बढ़ेगा। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने भारत पर रूसी तेल के लिए 50% टैरिफ लगाया है। वे रूस से तेल खरीद में चीन के काफ़ी करीब हैं। समाचार एजेंसियों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप से पूछा गया कि रूस यूक्रेन के साथ समझौता हो जाने पर वे भारत से टैरिफ हटा सकते हैं, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि फिलहाल तो भारत 50% टैक्स देगा, आगे क्या होगा देखा जाएगा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया कि चीन और तुर्की भी रूस से तेल खरीद रहे हैं तो फिर भारत पर ही इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों, इस पर ट्रंप ने कहा, अभी भारत पर टैरिफ लगाए सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, आगे आप बहुत कुछ देखेंगे, सेकेंडरी प्रतिबंधों की बाढ़ आएगी। सूडान की सेना ने दारुफर क्षेत्र में स्थित हवाई अड्डे को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया है। दावा है कि यह कुख्यात अर्धसैनिक समूहों के नियंत्रण में था। इस हमले में एक संदिग्ध अमीराती सैन्य विमान को नष्ट कर दिया गया और 40 संदिग्ध भाड़े के सैनिक मारे गए। यह जानकारी सूडानी अधिकारियों और एक विद्रोही सलाहकार ने गुरुवार को दी है। सूडान के अनुसार बुधवार को नयाला हवाई अड्डे पर किए गए इस हमले में कम से कम 40 कोलंबियाई भाड़े के लड़ाकों की मौत हुई है। साथ ही हथियारों और उपकरणों की एक खेप नष्ट हो गई है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात द्वारा रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को भेजा गया है। 2 सूडानी सैन्य अधिकारियों और आरएसएफ से जुड़े एक विद्रोही नेता के सलाहकार ने यह जानकारी दी है। सूडान में यह संघर्ष अप्रैल 2023 से जारी है। यहाँ की राजधानी खार्तूम और अन्य क्षेत्रों में सूडानी सेना और आरएसएफ के बीच घातक झड़पें चल रही हैं। यह अब एक पूर्ण गृह युद्ध का रूप ले चुकी हैं। इसमें अब तक दसियों हजार लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 1.4 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। इससे देश का बड़ा हिस्सा अकाल की कगार पर पहुंच चुका है। इस युद्ध में नरसंहार और बलात्कार जैसे अपराध सामने आए हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के रूप में जांचा जा रहा है। जिस विमान को सूडानी सेना ने निशाना बनाया वह अरब खाड़ी क्षेत्र के एक सैन्य अड्डे से उड़ान भरकर नयाला एयरपोर्ट पर उतरा था, मगर उसे सूडानी फाइटर जेट्स ने हमले में क्षतिग्रस्त कर दिया। सूडान ने इस हमले को अंजाम देकर विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ कड़ा संदेश देने का काम किया। इस घटना के बाद कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने कोलंबियाई भाड़े के लड़ाकों की मौत की जांच के आदेश दिए हैं। जापान ने बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। जापान ने पहली बार देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित न्यूता बारू वायुसेना अड्डे पर एक 35B स्टिल्थ लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। पहली खेप में 3 विमान गुरुवार को पहुंच गए। ये विमान रडार से बचने में सक्षम है और अमेरिका की रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए गए हैं। जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी है कि हमने अमेरिका से कुल 4 F-35B विमान खरीदे हैं। पहली खेप में 3 विमान आ गए हैं, जबकि चौथा विमान बाद में पहुंचेगा। सभी विमान मियाजाकी प्रांत में स्थित न्यूतो बारू बेस पर तैनात किए जाएंगे। जापान के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक यहां 4 और F-35B विमान तैनात किए जाएंगे। जापान के इस कदम से चीन की चिंता जरूर होगी। जापान विशेष रूप से
दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों और दूरदराज के द्वीपों पर अपनी सैन्य उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। इसका मुख्य कारण चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को एक क्षेत्रीय खतरे के रूप में देखा जाना है। इसी रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत जापान मागेशिमा द्वीप पर एक नए वायुसेना अड्डे का निर्माण कर रहा है, जो न्यूता बारू अड्डे से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस द्वीप पर F-35B विमानों के उड़ान अभ्यास के लिए रनवे तैयार किया जा रहा है। जापान की योजना के वे कुल 42 F-35B शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाले 105 F-35A फाइटर जेट्स की तैनाती करेगा। यदि ये योजना पूरी होती है तो जापान अमेरिका के बाद F-35 विमानों का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बन जाएगा। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, तो दूसरी तरफ उनका पाकिस्तान प्रेम परवान चढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर 2 महीनों से दूसरी बार अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। इससे पहले मुनीर ने जून में अमेरिका का दौरा किया था। आसिम मुनीर के बाद पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबुल सिद्दू ने भी अमेरिका का दौरा किया था। जनरल आसिम मुनीर यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुर्ला के विदाई समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कुर्ला का विदाई समारोह फ्लोरिडा के टैंपा स्थित सेंटम मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। सेंटम के कमांडर जनरल माइकल कुर्ला ने जुलाई के अंत में पाकिस्तान की यात्रा की थी। अमेरिका सेंटम के कमांडर जनरल कुर्ला का पाकिस्तान के प्रति गहरा लगाव रहा है और उन्होंने आतंकवाद, खासकर इस्लामिक स्टेट खुरासान के खिलाफ लड़ाई में इस्लामाबाद की भूमिका की अक्सर सराहना की है। हालांकि कुर्ला ने तर्क दिया है कि अमेरिका को भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे संबंध रखने की आवश्यकता है। आसिम मुनीर इस साल जून महीने में अमेरिका के दौरे पर गए थे। उन्होंने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच भी किया था। दोनों की मुलाकात लगभग 2 घंटे तक चली थी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने बताया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जनरल मुनीर को मिलने के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि मुनीर ने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत दौरे पर आने वाले हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पुतिन के भारत दौरे के कार्यक्रम की पुष्टि कर दी है। पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि पुतिन के भारत दौरे से वे काफी उत्साहित हैं। अजीत डोभाल ने ये घोषणा बृहस्पतिवार को मॉस्को में की। मॉस्को दौरे पर गए एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि भारत और रूस एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार हैं। उनका इस दौरे से दोनों देशों के बीच ये साझेदारी और गहरी होगी। राष्ट्रपति पुतिन ऐसे वक्त में नई दिल्ली की यात्रा करेंगे जब अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। ऐसे में भारत और रूस मिलकर अमेरिका से निपटने की रणनीति बना सकते हैं। अजीत डोभाल ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन इस साल के अंत तक भारत आएंगे। रूस के राष्ट्रपति ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर बौखलाकर भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। इसलिए पुतिन के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन वर्ष 2000 से कई बार भारत आ चुके हैं। उनका आखिरी दौरा दिसंबर 2021 में हुआ था। वे भारत रूस के 21वें सम्मेलन में सम्मिलित होने आए थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की थी और कई अहम समझौते किए थे। इसके बाद 2022 में रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो जाने के बाद राष्ट्रपति पुतिन भारत नहीं आ सके। ऐसे में वे पूरे 4 साल बाद भारत आएंगे। वे 23वें भारत रूस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अमेरिका में एक बार फिर भयानक हादसा हुआ है। अमेरिका के इलिनॉइस में बृहस्पतिवार को एक हेलीकॉप्टर मिसिसिपी नदी में क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी संघीय विमान प्रशासन ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। मिसौरी राज्य राजमार्ग गश्ती दल के कॉपल्स डलास थॉम्पसन ने दोनों की मौत की पुष्टि की और कहा कि किसी अन्य के घायल होने की सूचना नहीं है। हादसे के बाद नदी को व्यावसायिक नौवहन के लिए बंद कर दिया गया है। हादसे को लेकर रिवर्स पॉइंट फाइटर डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख रिक पेंडर ने बताया कि हेलीकॉप्टर लगभग 11 बजे बिजली के तार से टकराकर मिसिसिपी नदी से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे के बाद बचाव टीम मौके पर पहुंची है। हाल ही में अमेरिका के उत्तरी एरिजोना में एक चिकित्सक परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद विमान में आग लग गई थी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क स्थित CSI एविएशन कंपनी का यह विमान बताया जा रहा है। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना के हवाई हमलों और गोलीबारी में कम से कम 29 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। स्थानीय अस्पतालों के अनुसार दक्षिणी शहर खान यूनिस में स्थित नासिर अस्पताल ने बताया कि मरने वालों में 12 लोग ऐसे थे जो एक अमेरिकी इजरायली समर्थित निजी ठेकेदार की सहायता वितरण साइट के पास सहायता लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरा टारगेट हमास का सफाया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका उद्देश्य गाजा पट्टी पर कब्जा जमाना या इसे इसराइल में मिलाना नहीं है, बल्कि हमास की पूरी तरह नष्ट करना और बंधकों को सुरक्षित वापस लाना है।
उन्होंने कहा कि इजरायल इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम गाजा को एक गैर सैन्यकृत क्षेत्र बनाना चाहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।